नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना पंचायत राज्य महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सीतक्का ने घोषणा की कि 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 1000 नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों का उद्घाटन किया जाएगा, जिन्होंने भारत में आंगनबाड़ी सेवाओं की शुरुआत की थी। ये घोषणा सचिवालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान की गई, जो राज्य भर में आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार और कुपोषण से लड़ने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा थी। सीतक्का ने अधिकारियों को नवम्बर की समय सीमा तक निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के तेलंगाना की आंगनबाड़ियों को राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनने के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाला होना है। बरसात के मौसम में सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अधिकारियों को भी केंद्रों की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जलभराव इमारतों में बिच्छू या खतरनाक कीड़ों के घुसने का खतरा है। ऐसे संवेदनशील केंद्रों की पहचान की जानी चाहिए और तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन जगहों पर सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, वहां आंगनबाड़ी केंद्रों को अस्थायी रूप से निजी भवनों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। हैदराबाद आईएमडी ने आज पूरे तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की, जिसकी वजह से आदिलाबाद और कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। ऑरेंज अलर्ट चेतावनियों के अलावा निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचेरियल, पेरापल्ली, जयशंकर भूपल्ली और मुलुगु जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और निवासियों को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली हवाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। देश भर में कई जगहों पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। बीते दिनों पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम में इसको लेकर अभियान चलाया। इसमें पुलिस ने वहां रह रहे लोगों की जांच की, इसके साथ ही उन्हें होल्डिंग एरिया में रखा। इसको लेकर सीएम ममता बनर्जी से लेकर कई नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस बंगाली भाषी मुस्लिम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है। ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत के कई हिस्सों में पुलिस बंगाली बोलने वाले मुस्लिम नागरिकों को हिरासत में ले रही है। पुलिस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं। बंदूक की नोक पर बंगाली लोगों को बांग्लादेश भेजने वाली खबरें परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार कमजोरों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। ओवैसी ने कहा है कि जिन लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाया जाता है, उनमें से ज्यादातर सबसे गरीब लोग हैं, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले, सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो पुलिस के अत्याचारों का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के पास किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो कोई खास भाषा बोलता है। बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर एमएलए कॉलोनी रोड नंबर 12 स्थित सदियों पुराना अम्मावरू मंदिर का मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो बंजारा हिल्स में बंद का आह्वान करेंगे। स्थानीय शेखपेट तहसीलदार और उनकी टीम द्वारा कथित तौर पर एक मंदिर को क्षतिग्रस्त करने और उस स्थान के रास्ते को बंद करने के बाद 2 दिनों से उस स्थान पर तनाव व्याप्त है। उनका दावा है कि ये सरकारी भूमि है। गुरुवार को भाजपा नेता और हैदराबाद से सांसद पद के उम्मीदवार माधवीलता ने मंदिर के पुनर्निर्माण और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। बीआरएस विधायक पट्टी कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला किया और उन पर फिल्मी हस्तियों और अभिनेत्रियों के फोन टैप करने और डराने धमका के रणनीति में शामिल होने का आरोप लगाया है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि फोन टैपिंग की प्रक्रिया जो पिछली बीआरएस सरकार में हुई, उस कार्रवाई को भड़काने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, जिनका जवाब केसीआर और केसीआर के पास नहीं है। वो जानबूझकर रेवंत रेड्डी पर ये सब चीजें डाल रहे हैं। ये काम उस समय बीआरएस सरकार के नेता कर रहे थे, जिस पर पूछताछ चल रही है। फोन टैपिंग सिलसिला जो है पिछले बीआरएस गवर्नमेंट में फोन टैपिंग करे बोल के ऑलरेडी उस चीज पे कार्रवाई चल रही। वो कार्रवाई को डाइवर्ट करने के लिए जिसके पास केसीआर के पास जवाब नहीं है, सो इंटेंशनली वो चीज को रेवंत रेड्डी जी के ऊपर डाल के बाहर बचने के लिए कोशिश कर रहे। हमारी सरकार में, कांग्रेस की हुकूमत में कहीं पे भी फोन टैपिंग नहीं हो रहा। ये चीज जो करे वो बीआरएस गवर्नमेंट, बीआरएस के लीडर्स उस टाइम करे थे, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी चल रहा है। 100% एविडेंसेस के साथ वो चीज निकाल के बाहर आएगा। ओबीसी जातीय जनगणना पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि कल राहुल गांधी ने देश से माफी मांगी और दावा किया है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो जातीय जनगणना नहीं करा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के पिछले 75 सालों में ज्यादातर समय कांग्रेस सत्ता में रही। ओबीसी के लिए छोटे अवसरों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उन छात्रों से क्या कहेंगे जो अपनी पसंद के कॉलेज नहीं जा सके? सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देती हूँ, अगर ओबीसी से उनकी माफी सच्ची है, अगर आप ओबीसी सशक्तिकरण के प्रति ईमानदार हैं, तो यहाँ हुई तेलंगाना ओबीसी जातीय जनगणना में सभी विवरण मौजूद है। अगर कोई विसंगति है तो लोगों को उसे सुधारने का मौका दें। तेलंगाना के लोग बहुत अडिग हैं और मजबूत हैं। हम बिहार और पूरे देश में आपके खिलाफ प्रचार करेंगे और आपके झूठ का पर्दाफाश करेंगे।
तेलंगाना में राज्य सरकार एससी और एसटी समुदायों के निवेशों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। तेलंगाना की इसी पहल को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का एक बयान सामने आया है। उदित राज ने कहा है कि जिस तरह तेलंगाना सरकार एससी और एसटी समुदायों के लिए योजना चला रही है, राहुल गांधी ओबीसी के लिए इस तरह की योजना पूरे देश में चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ओबीसी राहुल गांधी के विचारों को समझेंगे तो वो देश के दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे। तेलंगाना में डाटा इकट्ठा हुआ है कास्ट सेंसस के साथ में कि एससी एसटी ओबीसी इन्वेस्टर्स कितने हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या ठेकेदारी कहा जाए, एजुकेशन का लेवल, नौकरियां कितनी घरों पे हैं, ये पूरा एक्सरे हुआ है वहाँ के समाज का। वही एक्सरे राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। यानी अगर पिछड़ों को हम ऊपर लाते हैं या दलितों को ऊपर लाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और जो समाज के अंदर असमानता है वह कम होगा। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अम्बेडकर सिद्ध हो। देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर पहले चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने कर्नाटक को लेकर बड़ा दावा किया था। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया था। राहुल के समर्थन में अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि कर्नाटक चुनाव में भी गड़बड़ी हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास इस बात के 100% ठोस सबूत है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में धोखाधड़ी की अनुमति दी थी। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने कर्नाटक के कई मतदान केंद्रों खासकर शहरी क्षेत्रों में पता किया, जहां हमने पाया कि बिना किसी उचित दस्तावेज के विभिन्न स्थानों से वोट ट्रांसफर किए गए थे। सभी फर्जी वोट बनाए गए थे। हम ये सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे, वो सहमत हो या नहीं ये एक अलग मुद्दा है। हम इसे लोगों के सामने भी पेश करेंगे। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। युवती ने 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। वो कनकपुर के रहने वाली थी। युवती एक निजी कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक लड़के से हुई। परिवार के विरोध के बाद भी उसने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। हालांकि शादी के 1.5 साल के भीतर ही लड़की की दुखद मौत हो गई। भीम अमावस्या के मौके पर मृतका ने सुबह 10 बजे अपने पति के लिए खुशी खुशी पूजा की, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि सुबह 11 बजे अभिषेक के ऑफिस से एक लड़की के फोन कॉल आने के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़की ने अपनी बहन को एक मैसेज भेजा और फिर उसने अपने घर की खिड़की से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस मैसेज में कहा गया था कि मेरे पति के माता पिता और उसके ऑफिस के लोग मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी हर कुछ दिनों में अपने सभी मुद्दों को दोहराते हैं। जब एक मुद्दा विफल होता है तो वो दूसरा मुद्दा उठा देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। वो कोई दृढ़ विचार या विश्वास वाले राजनेता नहीं है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं और वो कहीं भी अपनी बातों को लागू नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय इन सभी सामाजिक मुद्दों के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाया है जैसे इन राज्यों के लोगों ने कभी नहीं देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा परिवार सालों से कर्नाटक में जमीन हड़पने में लगा हुआ है। केरल के एलओपी और कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने आज कहा है कि 23 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करता है। दुर्भाग्य से मतदाता सूची में बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई हैं। कई ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम मौजूदा मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जिन लोगों ने 2020 के चुनाव में मतदान किया उन्हें बिना किसी जानकारी के मतदाता सूची से हटा दिया गया है। कुछ परिवारों में आधे सदस्य एक ही वार्ड में है, बाकी सदस्य दूसरे वार्ड में है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं है। वो चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आज कहा कि हमारा गठबंधन 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने पहले AIADMK को 4 गुटों में EPS, शशिकला, TTV दिनाकरण, OPS में बांट दिया है और आगे भी वो इसे 2 से 3 गुटों में विभाजित कर देंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।